मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो घट जाता है। सुख और दुख का समीकरण जब संतुलित हो जाए तो जीवन में रंग बढ़ जाता है। तो जीवन के विभिन्न रंगों से हम ओतप्रोत हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। और इसी तरह अच्छे विचारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज हम वृत्त के अंतिम 3 सवाल 3.4 के 3 सवाल हमारे और शेष रह गए हैं, 5वां, 7वां, 8वां। तो उसे भी हल कर लेते हैं। वृत्त के ये सारे सवाल 3.4 तक हमने हल कर लिए हैं। 3.4 तक ही आने वाला है। 3.5 सवाल आपके सिलेबस से इस साल कम किया गया है, सिर्फ इस साल के लिए कम किया गया है। और आगे की प्रश्न प्रश्न संग्रह है। तो अब इस वीडियो के बाद आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको प्रश्न प्रश्न संग्रह से कौन से सवाल हल करके मुझसे चाहिए। बाकी आपको हल करना है, खुद से थोड़ा अभ्यास कीजिए, क्योंकि वृत्त के सारे जितने भी 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 के सारे सवाल मैंने हल करके आपको दिखा दिए हैं। तो आपको अब खुद से थोड़ा प्रयत्न करना है। और फिर भी अगर जो सवाल आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप कमेंट में बॉक्स में जाकर लिखिए कि ये सवाल हमें हल करके चाहिए, तो मैं उसका भी वीडियो बना के भेज दूंगी। तो चलो हल करते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल, सिद्ध कीजिए कि कोई आयत चक्रीय चतुर्भुज होता है। एकदम बहुत अच्छा सा और बड़ा सिंपल सा सवाल है, 3 नंबर के लिए अक्सर पूछता है। चाहे आयत हो या वर्ग हो, दोनों में आपको ऐसे ही, जहां आयत होगा तो आयत लिखोगे, वर्ग होगा तो वर्ग, दोनों के लिए एक ही है सॉल्यूशन। तो जैसे कि ये सिद्ध करना है, तो हमें उपपत्ति लिखनी होगी। तो हम अपनी उपपत्ति की शुरुआत करेंगे। दत्त आकृति बनाएंगे, कंपलसरी है ये। एक आकृति बना लोगे डायग्राम, और उसमें आप अपना आयत, क्योंकि इसमें नाम नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से नाम ले सकते हो। तो मैंने यहाँ नाम ले लिया है PQRS, PQRS। ठीक है, तो ये नाम लेके अब हम इसको दत्त क्या है? चतुर्भुज PQRS एक आयत है। साध्य क्या करना है? चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है ना। तो अब उपपत्ति से हम शुरुआत जो देते हैं, दत्त है, दिया हुआ है, वहीं से हम अपने सवाल की शुरुआत करते हैं। तो अब लिखेंगे कोण P सर्वांग सम कोण Q। अब बच्चों ये आयत है तो थोड़ा सा हम डायग्राम से ही समझ लें या अपनी जानकारी को थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि ये आयत है तो आयत के प्रत्येक कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। समकोण यानी कि 90 अंश के होते हैं। वह बात आप लिख दीजिए। कोण P सर्वांग सम कोण Q सर्वांग सम कोण R सर्वांग सम कोण S बराबर 90। आयत की परिभाषा होती है क्या? सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। तो सभी कोण 90 होंगे। आपका ये कथन एक हो गया है ना। तो यही कर देंगे। और यह आपको थोड़ा सा और बताना है अपने नॉलेज को, तो लिख सकते हो सभी कोण सर्वांग सम होते हैं इसलिए, और पूरे कोण का माप 360 होता है तो प्रत्येक कोण 90 होंगे। ये आवश्यक नहीं है, आप यहाँ लिख दिए एक तो भी बस। आगे अब लिख दीजिए कि कोण P प्लस कोण R बराबर 90 प्लस 90 बराबर 180 अंश। दोनों कोण को आप जोड़ दीजिए, कोण P और कोण R को। चाहे आप कोण P कोण R लीजिए, चाहे कोण S या कोण Q लीजिए, कोई भी आप सम्मुख दो कोण ले सकते हो। और प्रत्येक कोण 90 है तो 90 90 180 अंश हो गया। सम्मुख कोण संपूरक हो गए, 180 हो गया ना। और ये क्या है? सम्मुख कोण है। तो हम लिख देंगे PQR, चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों? कारण लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय का विलोम। चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय क्या है? कि सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। और उसका उल्टा क्या होगा? अगर सम्मुख कोण संपूरक है तो वह चतुर्भुज चक्रीय होगा। वही कथन जो सब सीधा है उसी का विलोम है। तो आगे बढ़ते हुए हम 7वें और 8वें सवाल को हल करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जो आपको अंतर्लिखित कोण प्रमेय में आकृति के द्वारा समझा देती हूँ, तो आपको ये लिखने में बड़ी आसानी होगी। ये देखिएगा, पहला है कि जब अंतर्लिखित कोण हमने पढ़ा
तब अंतर्लिखित कोण के समय कोण या तो हमने दोनों भी पढ़ लिए हैं, कृति भी पढ़ ली है कि कोण वृत्त पर बन रहा है, कोण वृत्त के अंतभाग में बन रहा है और कोण वृत्त के बाह्य भाग में बन रहा है। दो कृति पढ़ी है और अंतर्लिखित कोण प्रमेय पढ़ा है। तो हमें तीनों सिचुएशन सामने आता है। तो इस तीनों सिचुएशन में मैं डायग्राम के साथ आपको फार्मूला दे रही हूँ कि पहला है कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त पर है, यानी अंतर्लिखित कोण प्रमेय। तो क्या होगा, मेजर एंगल पी क्यू आर बराबर हाफ होगा मेजर चाप पी डब्ल्यू आर। मैंने यहाँ नाम दे दिया, नाम कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी नाम लेके ये बना सकते हो। तो अगर वृत्त पर है तो आपको याद क्या रखना है, कोण का शीर्ष बिंदु अगर वृत्त पर है तो बनने वाला कोण अपने द्वारा अंतःखंडी चाप का आधा होता है, पहला। दूसरा, कोण का शीर्ष बिंदु यदि अंतः भाग में हो, ये भी हमने कृति पढ़ी है, अगर नहीं तो आप प्रीवियस वृत्त के साथ जाओगे तो आपको वहां मिलेगा, हमने कृति बहुत अच्छे से उसको समझे हैं। कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त के अंतः भाग में होगा। अब मैंने कोण ई लिया है, मैंने वहां भी बहुत अच्छे से समझाया है कि जो कोण लोगे उसी के सम्मुख चापों के योगफल का आधा होगा। तो मैंने ई लिया है इसलिए मैंने इन चापों को लिया है। और अगर कोण यहाँ होता तो हम कौन सा चाप लेते, ये चाप लेते, ठीक है। तो मैंने कोण ई लिया है, तो कोण ई के संदर्भ में कोण DEB बराबर आधा होगा दोनों चापों का योगफल, उनके सम्मुख दोनों चापों का योगफल, जो कोण है और जो सम्मुख कोण है। सम्मुख यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण द्वारा बने खंडित चाप और कोण द्वारा खंडित चाप, दोनों चापों के योगफल का आधा होता है। तो आप इस शब्दों में भी याद रख सकते हो कि वृत्त पर है तो बनने वाले कोण का माप उसके द्वारा खंडित चाप का आधा होगा, और अगर अंतःभाग में है तो कोण का माप उस बनने वाले कोण और शीर्षाभिमुख कोण के द्वारा खंडित चापों के मापों के योगफल का आधा होता है। तो शब्दों में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होता है याद रखना, आप ये डायग्राम अपने दिमाग में रखिए। जैसे जूनियर सीनियर के बच्चों को एप्पल दिखाया जाता है और कहता है कि ये एप्पल है, तो बच्चे वो एप्पल और ए दोनों को कोरिलेट करते हैं। तो आप ये डायग्राम याद रखिए और फिर उसके कोणों के माप, तो ये आपको ये ध्यान में आ जाएगा, अरे ऐसा है तो दोनों के चापों का योगफल और उसका आधा, क्योंकि ये अंदर है तो योगफल होगा और बाहर होगा तो अंतर होगा, ये चीज याद रखिएगा। और अब तीसरा, बाहर होगा तो दो चाप, यहाँ पर भी दो चाप भिन्न होते हैं, कोण के शीर्षाभिमुख द्वारा और कोण के द्वारा, तो दो चाप खंडित होते हैं, तो इन दोनों चापों के योगफल का आधा होगा। और अगर बाहर है तो दोनों चापों के अंदर, दोनों चापों के अंतर, कोण का माप दोनों चापों के अंतर, वही मैंने जो नाम लिया है उस नाम के अनुसार मेजर एंगल SRT बराबर आधा होगा चाप SXT माइनस मेजर चाप AYB। तो आप ये फार्मूला अच्छे से लिख लीजिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि इस पे आधारित हमेशा 2 नंबर का सवाल, ये जो 4 फार्मूला है, पहला ये है, ये दूसरा और तीसरा और चौथा एक है, इस पर आधारित सवाल आते ही आते हैं। ये हिस्सा जो छेदन रेखा स्पर्श रेखा का जो प्रमेय है आपके सिलेबस से निकाल चुके हैं, लेकिन ये कृति है तो इस पर आधारित सवाल आ सकते हैं। और ये रचना में भी ये गुणधर्म का उपयोग किया जाता है, जब हम रचना करेंगे तब मैं आपको ये याद दिलाऊंगी कि रचना के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर एक स्पर्श रेखा है और एक छेदन रेखा है तब भी कोण बनता है, तब क्या होगा कि मेजर एंगल ACD, यानी ये स्पर्श रेखा है और ये छेदन रेखा है, तब बनने वाला कोण ये आधा होगा उसके द्वारा खंडित चाप AYC के। कुछ ये अंतर्लिखित प्रमेय द्वारा ही है। जब हम इसको, ये दोनों जीवाओं को हम यहाँ मिलाते हैं तब इस वृत्त पर यानी इस चाप पर एक कोण बनता है और इस कोण का माप सर्वांग सम होता है यहाँ पे बनने वाले कोण का। आप यहाँ देख सकते हो कि ये कोण है, यह चाप है, इसका आधा हुआ इसलिए ये इसका आधा हुआ। तो ये सिद्ध करने जैसा अभी नहीं है, लेकिन आप याद रखिए कि क्यों ये आधा होता है, क्योंकि ये एक ही खंडित चाप में इस कोण का माप
ये दोनों सर्वांग सम होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि एक स्पर्श रेखा है, एक छेदन रेखा है, इनके द्वारा बनने वाला कोण भी उसी के द्वारा जो खंडित चाप है उसका आधा होता है। तो ये चारों सवाल अगर आपने फार्मूला आपने याद रखा तो सवाल आप बड़ी जल्दी से हल कर लोगे। तो ये सवाल है 7वां और 8वां आपके किताब में देखिए दिया हुआ है और आपको हल करना है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप खुद इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। ये चाप 7वां सवाल है और ये 8वां सवाल है, सारी जानकारी दी हुई है। अब इसका हल मैं आपके सामने रख देती हूँ, आप इसको खुद समझिएगा और लिखिएगा। ये है हल, एकदम सिंपल सा है। आप फार्मूला लिखिए, बता दीजिए कि कोण कहाँ बन रहा है, बाह्य भाग में स्थित है। इसके बाद बाह्य भाग वाला जो भी फार्मूला है, वो जो नाम दिया है आकृति में, नाम आप ध्यान से रखिए, ध्यान से लिखिएगा। कौन सा कोण पूछ रहा है, उसके द्वारा जो खंडित चाप वो कौन कौन से हैं, उन चापों का नाम लिखिए, उन चापों का माप लिखिए, है ना, उन चापों का माप लिखिए। जनरल जब आपके सामने कोई डायग्राम दिया होगा तो उसी डायग्राम को आप देखोगे, उसी डायग्राम का कोण का नाम लिखोगे, उन्हीं का चाप का नाम लिखोगे बाकायदा अच्छे से, फिर उनके माप रख दोगे, अंतर निकालो। पहले हम अंतर निकालते हैं, पहले ये हल करेंगे, इसके बाद गुणा हम काटेंगे, यानी पहले घटाओगे, क्योंकि ब्रैकेट हम लोग बॉडमॉस के नियम के अनुसार हमें पता है कि पहले हम ब्रैकेट हटाते हैं, मतलब हल करते हैं, इसके बाद गुणा करके हम उत्तर निकाल लेते हैं। कोण का शीर्ष बिंदु कहाँ था, बाह्य भाग में, तो वो वाला फार्मूला हमने लगाया। अब 8वें सवाल में कोण का जो शीर्ष बिंदु है वो कहाँ पर है, अंतःभाग में है, तो वो बात हम लिख देंगे। और जो जानकारी दी है पहले वो लिख दीजिए। कोण ABE दिया हुआ है और मेजर चाप 95 दिया हुआ है, तो बनने वाले कोण शीर्ष बिंदु अंतःभाग में है, इसलिए उनके द्वारा कौन सा चाप कटता है, कौन सा कोण बनता है, उसको भी आप थोड़ा सा लिख दीजिए। इसके बाद उन चापों द्वारा जो है, जो फार्मूला है, हमने फार्मूला लिख दिया। जो भी डायग्राम होगा उसमें जो भी कोण बन रहा होगा उस कोण का नाम लिखेंगे, और उनके द्वारा जो दो कोण नहीं, शीर्षाभिमुख कोण और उस कोण द्वारा जो खंडित चाप है उन चापों का योगफल लिख देंगे, मान रखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ये है कि कोण का माप दिया है तो आपको पक्षांतर, आप ये लिखने के बाद आपको तुरंत समझ में आएगा कि आपको क्या पक्षांतर करना है। इस 2 को पक्षांतर किया हमने और गुणा किया, फिर इसके बाद 95 1 by 1 पहले गुणा वाला पक्षांतर होता है, बाद में धन और ऋण, उसका पहले गुणा कर दिया, फिर इसका पक्षांतर किया हमने 216 में से, और इसके बाद जो उत्तर आया हमने लिख दिया। इस तरह से हमारा ये 7वां और 8वां भी सवाल यहाँ कंप्लीट होता है। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि आप कमेंट करके बताइए कि प्रश्न संग्रह से आपको कौन सा सवाल हल करके चाहिए, वरना मैं अब अगर नहीं कोई सवाल चाहिए होगा तो अपने हिसाब से मैं 1-2 सवाल और हल करवाऊंगी। इसके बाद मैं आप लोगों को रचना सिखाऊंगी। तो अगले वीडियो से हम रचना की तरफ बढ़ेंगे। आप तब तक थोड़ा ये पूरी तैयारी कीजिए। और वृत्त को मैं कुछ वृत्त के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर आपको ये चैप्टर पढ़ा रही थी, ताकि आपको ये सरल लगे और बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ से रिलेटेड है, आगे की स्टडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों छोड़ना नहीं, सारे वीडियो देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना, पढ़ते रहना। तो तब जब तक हम आगे बढ़ते हैं तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिख कर समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।